हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा डैज़लिंग करियर प्लेटफ़ॉर्म पे। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया सर? अब तक हमने जो डेटा सेट पे काम करने का डिसीजन लिया था, ठीक है? जो डेटा सेट पे काम करने का डिसीजन लिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फीचर्स कंसीडर कर लेता हूँ, X1 फीचर, X2 फीचर और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लेबल होगा। ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेटा सेट है सोचिए, ओके? तो अब तक की कहानी ये है कि आपके जो फीचर्स हैं ना, वो बाइनरी फीचर्स हैं। आपके जो फीचर्स है वो बाइनरी फीचर्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट रो में देखोगे, इन दोनों फीचर्स के लिए वैल्यू इधर 0 हो सकता है फिर 1 हो सकता है। वैसे ही सेकंड रो में भी देखोगे, थर्ड रो में भी देखोगे, वैसे ही फोर्थ रो में भी देखोगे, राइट? आपके जो फीचर्स हैं वो कैसे फीचर्स हैं सर? बाइनरी फीचर्स हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, आपके ये जो फीचर्स हैं आपने कैसे कंसिडर किए हैं सर? बाइनरी फीचर्स कंसिडर किए हैं। तो आपके लिए एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, जब बाइनरी फीचर्स वाले डेटा सेट पे, ठीक है, आप नेव बेस एल्गोरिथम को यूज करोगे तो आपका डिसीजन बाउंड्री कैसा होगा? समझ रहे हो? आपका डिसीजन बाउंड्री कैसा होगा? लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, कैसा होगा? तो इसे आंसर करने के लिए मैं आपको एक डेरिवेशन के थ्रू लेके जाऊंगा। डेरिवेशन पूरा याद रखना जरूरी नहीं है, एक बार समझ के लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपका डिसीजन रूल में यहां पे सबसे पहले लिख लेता हूं। डिसीजन रूल क्या है सर? आप प्रेडिक्शन वन का कब लेते हो सर? प्रेडिक्शन वन का कब लेते हो? मैं बोल सकता हूं इफ आपने देखा कि आपकी ये वाली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन x1 इक्वल टू स्मॉल x1 कॉमा x2 इक्वल टू स्मॉल x2, ये वाली प्रोबेबिलिटी बड़ी रहे कौन से प्रोबेबिलिटी के साथ सर? इस प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन x1 इक्वल टू स्मॉल x1 कॉमा x2 इक्वल टू स्मॉल x2। मैं होप कर रहा हूं कि इस लाइन में आप सेंस बना पा रहे हो। अगर नहीं बना पा रहे हो तो एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर आपके पास एक टेस्टिंग डेटा पॉइंट आता है, इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट में x1 का भी कुछ तो वैल्यू होगा, राइट? और आपके x2 का भी कुछ तो वैल्यू होगा। आप समझ पा रहे हो क्या? इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए x1 का भी कुछ वैल्यू होगा, x2 का भी कुछ वैल्यू होगा। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे, और आप देखोगे ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बड़ा है या फिर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बड़ा है। इतना सिंपल सा कहानी है, इतना सिंपल सा कहानी है, ओके। क्या हो अगर ये दो प्रोबेबिलिटीज इक्वल हो जाए? तो टाई ब्रेकिंग के लिए भी फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूं कि मैं वन के ही फेवर में लेने वाला हूं प्रेडिक्शन। अगर ये दो प्रोबेबिलिटीज इक्वल भी आ जाते हैं, मैं वन के लिए प्रेडिक्शन दूंगा। ये मेरा खुद का चॉइस है। आप सोच सकते थे कि आपको जीरो के फेवर में लेना है, वो आपकी चॉइस हो सकती है, ओके। पर अगर ये प्रोबेबिलिटी इससे ग्रेटर है तो वन का ही मैं प्रेडिक्शन लूंगा। अगर ये प्रोबेबिलिटी इससे छोटा है, मतलब ये बड़ा है, तब मैं जीरो की प्रेडिक्शन लूंगा, ओके। क्या इसे हम किसी और फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? देखिए मैं इसे किसी और फॉर्मेट में लिख के बताता हूं। सबसे पहले ये एज इट इज लिख लेता हूं, ये वाला पार्ट y इक्वल टू 1 गिवन x1 कॉमा x2, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, साइन भी वैसे के वैसे लिखता हूं। इस अभी मैं क्या करूंगा पता है? इस पार्ट को ना इसके डिनोमिनेटर में लिखूंगा, इस पार्ट को इसके डिनोमिनेटर में लिखूंगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन x1 कॉमा x2, ओके। तो ये जब आपने डिनोमिनेटर में लिखा तो राइट साइड में क्या बचेगा? सिर्फ वन ही बचेगा। जब ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ गया है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या था? वन था, राइट? सिर्फ वही बचा, ओके। तो ये सेम कहानी मैंने यहां पे लिख के लाया है। मैंने ये सेम कहानी यहां पे पहले से ही लिख के लाया है, ओके। तो ये सब कुछ इरेज कर देते हैं। अब तक आपने क्या देखा सर? जब भी ये होगा तब मैं क्या कंसीडर करने वाला हूं कि मुझे प्रेडिक्शन क्लास वन के लिए लेना है, ओके। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हो अगर मैं इस पार्ट को लॉग के अंदर ले लूं, इस पार्ट को भी लॉग के अंदर ले लूं? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसे आप लॉग के अंदर लीजिए। वैसे आप यहां पे भी क्या सोच सकते हैं कि मैंने वन को भी लॉग के अंदर ले लिया। तो आपका ये एक्सप्रेशन
आपको ऐसे दिखाई देगा, राइट। ये पार्ट तो एज इट इज मैंने यहां पे लिख लिया, पर log 1 क्या बन गया सर? 0 बन गया। मैं होप कर रहा हूं कि इतना पार्ट आपको अभी क्लियर है। ओके, मैंने बोथ साइड में लॉग लिया है, ऐसा आप सोचिए। और ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी है, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर वाला पार्ट जब इंक्रीज होगा तब लॉग का भी वैल्यू इंक्रीज होता है, जब अंदर वाले पार्ट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो लॉग का भी वैल्यू डिक्रीज होता है, इसलिए आप ये कर सकते हो। ओके, अब यहां पे ध्यान से सोचिए, आपके इस न्यूमरेटर को देखिए और आपके इस डिनोमिनेटर को देखिए, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करिए। आपके इस न्यूमरेटर पे फोकस करिए और आपके इस डिनोमिनेटर पे फोकस करिए। क्या इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? तो आपको पता होगा, मैंने बेस थ्योरम आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पे भी आप बेस थ्योरम यूज कर सकते हो, यहां पे भी आप बेस थ्योरम यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे लिख के बताता हूं, न्यूमरेटर के लिए वो कैसे दिखाई देगा जब आप यहां पे यूज करोगे, ठीक है। जब आप यहां पे यूज करोगे तो ये कैसे दिखाई देगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉमा x2 गिवन y इक्वल टू 1 into probability of y equal to 1 divided by probability of x1 comma x2। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं ये पार्ट को इस तरह से लिखना आपके लिए खेल है, यूजिंग बेस थ्योरम। वैसे आप क्या कर सकते हो, आपके इस पार्ट को भी लिखिए यूजिंग बेस थ्योरम। जब मैं इस पार्ट को यूजिंग बेस थ्योरम लिखूंगा तो ये कैसे दिखाई देगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉमा x2 गिवन y इक्वल टू 0 into probability of y equal to 0 divided by probability of x1 comma x2। ओके, तो यहां पे मैं कुछ टर्म्स आपको दिखा सकता हूं कि ये टर्म और ये टर्म मैटर ही नहीं करता, राइट। ये टर्म मैटर ही नहीं करता, ये सिंपली कैंसल आउट हो सकते हैं, क्योंकि डिवीजन में, राइट, तो ये सिंपली कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग में मेरे किसी काम का है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस पार्ट की जगह सिंपली ये लिखूंगा, इस पार्ट की जगह सिंपली ये लिखूंगा, वही मैंने यहां पे लिख के लाया है, राइट। मैंने इस पार्ट की जगह ये लिखा और आपके इस पार्ट की जगह मैंने ये लिखा। ओके, इतना पार्ट मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। इरेज कर देते हैं। और आप क्या सोच सकते हैं सर, अभी जब ये होगा तो मैं क्लास 1 का प्रेडिक्शन लूंगा, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करते हुए यहां तक आए हैं, इसी को सिंप्लीफाई करते हुए यहां तक आए हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं, जब भी ये सच होगा मैं क्लास 1 का प्रेडिक्शन लेने वाला हूं, जब भी ये सच होगा तभी भी मैं क्लास 1 का प्रेडिक्शन ले सकता हूं। मेरे लिए नया डिसीजन रूल बन गया, मेरे लिए एक नया डिसीजन डिसीजन रूल बन गया। ओके, तो देखिए नेव बेस में एक फंडामेंटल चीज है जो हम करते हैं, राइट। हम क्या सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इस पार्ट पे सिर्फ फोकस करिए। कौन से पार्ट पे मैं बोल रहा हूं? आपके सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करिए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, राइट, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। गिवन दिस क्लास इंफॉर्मेशन की क्लास कौन सा है, आप क्या सोच सकते हो? फीचर्स आर इंडिपेंडेंट। वैसे आप यहां पे भी इस पार्ट के लिए क्या कर सकते हो, गिवन दिस y इक्वल टू 0 इंफॉर्मेशन, मैं सोचूंगा फीचर्स आर इंडिपेंडेंट। तो इस नेव बेस एजम्पशन के साथ ये कंडीशनली इंडिपेंडेंस के हिसाब से इस तरह से टूटेगा। आपका ये पार्ट इस तरह से टूटेगा और आपका ये पार्ट इस तरह से टूटेगा। मैं आपको मार्क करके बताता हूं। आपके इस पार्ट के लिए आपने कैसे किया है सर? ये लिखा और ये लिखा, क्योंकि कंडीशनली इंडिपेंडेंट है दोनों फीचर्स। गिवन क्लास इंफॉर्मेशन दिस टू फीचर्स आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। वैसे आप यहां पे भी क्या करोगे सर, गिवन क्लास y इक्वल टू 0 है, ये अगर मुझे किसी ने बता दिया तो ये दोनों फीचर्स क्या बनेंगे सर? कंडीशनली इंडिपेंडेंट। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ये प्रोबेबिलिटी के नॉलेज से आता है, ये पार्ट प्रोबेबिलिटी के नॉलेज से आता है।
बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 मैंने वैसे ही लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 मैंने वैसे ही लिखा है, और ये लॉग पार्ट भी वैसे के वैसे, ग्रेटर देन इक्वल टू पार्ट भी ऐसे के ऐसे। तो अभी आप क्या सोच सकते हो, मेरे पास एक नया डिसीजन रूल है, जब भी ये होगा तब मैं क्लास 1 का प्रेडिक्शन लेने वाला हूं। ओके, ओके। तो अब तक हम इतना पार्ट डिराइव कर चुके हैं, किसी भी एक्स पॉइंट के लिए जब ये सच होगा मैं क्लास 1 का प्रेडिक्शन लूंगा। अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपके प्रोबेबिलिटी की नॉलेज यहां पे यूजफुल है। मुझे बताना, ये जो रैंडम वेरिएबल है, ओके, ये जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है सर? ठीक है, वैसी वैसी ये जो रैंडम वेरिएबल है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है सर? ये जो रैंडम वेरिएबल है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है? और आपका ये जो रैंडम वेरिएबल है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें पीएमएफ लिखना है, यहाँ पे भी एक पीएमएफ का एक्सप्रेशन लिखना है, यहाँ पे भी एक पीएमएफ का एक्सप्रेशन लिखना है, यहाँ पे भी एक पीएमएफ का एक्सप्रेशन लिखना है, राइट? तो हमें समझना होगा ये चारों रैंडम वेरिएबल्स कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर हमारे उस एजम्पशन पे है, हमने सोचा था कि हमारा x1 भी 0 या फिर 1 ही वैल्यू ले सकता है, और हमारा x2 फीचर भी हमेशा 0 या फिर 1 वैल्यू ही ले सकता है। इसका मतलब है कि ये चारों रैंडम वेरिएबल्स बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स हैं सर, तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, राइट? आपके ये चारों रैंडम वेरिएबल्स बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। ओके, तो ये रैंडम वेरिएबल भी बर्नौली फॉलो करेगा, ये रैंडम वेरिएबल भी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, और ये वाला भी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ये वाला भी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। पर आप देखोगे पैरामीटर के वैल्यूज यहाँ पे अलग अलग नोटेशन से इंडिकेट किए गए हैं। मैं बताता हूं ये क्या है, ठीक है? सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं। ये P11 क्या इंडिकेट करता है, ध्यान से देखिएगा। ये सुपरस्क्रिप्ट वाला 1 क्लास 1 का है इंडिकेट करता है, और ये सबस्क्रिप्ट वाला 1 कौन से फीचर के लिए ये इंडिकेट करता है? ये सुपरस्क्रिप्ट वाला 1 क्लास 1 के लिए इंडिकेट किया गया है, ये सबस्क्रिप्ट सेकंड फीचर के लिए है, ये इंडिकेट किया जा रहा है। वहां पे भी देखिए, ये क्लास 0 के लिए है और ये पहले फीचर के लिए, ये क्लास 0 के लिए है और ये सेकंड फीचर के लिए। मैं होप कर रहा हूं अभी से आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ओके, तो मुझे बताइए, इस रैंडम वेरिएबल के लिए पीएमएफ लिख सकते हो क्या? इस रैंडम वेरिएबल के लिए पीएमएफ लिख सकते हो क्या? इसके लिए भी और इसके लिए भी। सबसे पहले इसके लिए लिख के बताता हूं, आपके लिए खेल हो जाएगा फिर। फॉर एग्जाम्पल, इसके जगह ना सिर्फ एक स्मॉल पी लेटर सोचिए, स्मॉल पी लेटर। तो ये पीएमएफ आप कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इस रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ आप किस तरह से लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू स्मॉल x1 गिवन y इक्वल टू 1। ये पीएमएफ कैसे लिखते सर? पीएमएफ का एक्सप्रेशन पैरामीटर लिखते, पावर स्मॉल x1 इंटू 1 माइनस पैरामीटर पावर 1 माइनस स्मॉल x1, राइट? प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स में मैंने ये डिस्कस किया है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ इस तरह से होता है। जो रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज पॉसिबल होते हैं वो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। आपका जो पैरामीटर है उसे पी से मैंने इंडिकेट किया है। ओके, पर यहाँ पे ये स्मॉल पी लेटर नहीं था, राइट? यहाँ पे स्मॉल पी लेटर नहीं था, क्या था? P11 था, तो उससे इंडिकेट करिए P11, यहाँ पे भी P11। ओके, बस इतना सा चेंजेस है, ठीक है? तो आपके इस रैंडम वेरिएबल के लिए पीएमएफ कुछ इस तरह से आप लिखोगे, वही मैंने यहाँ पे लिख के भी लाया है। आपका ये जो पीएमएफ है, राइट, मैंने एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा है। अब सेम लॉजिक के साथ बाकी रैंडम वेरिएबल्स के लिए भी आप पीएमएफ लिख सकते हो, ठीक है? जैसे इस रैंडम वेरिएबल के लिए लिखते हैं, जैसे सबसे पहले पैरामीटर वाला पार्ट आएगा, पावर x2 1 माइनस पैरामीटर पावर 1 माइनस x2। इसके लिए भी लिख सकते हो, बहुत आसान है। ये पीएमएफ कैसे लिखोगे सर? पैरामीटर पावर x1 1 माइनस पैरामीटर पावर 1 माइनस x1। इस रैंडम वेरिएबल के लिए कैसे लिखोगे सर? पैरामीटर
पावर x2, 1 माइनस पैरामीटर पावर 1 माइनस x2। ओके, तो मुझे क्या करना है सर? मुझे क्या करना है? इस पार्ट के जगह सिंपली अभी ये लिखना है, आपके इस पार्ट के जगह सिंपली ये लिखना है, और आपके इस पार्ट के जगह सिंपली ये लिखना है, और आपके इस पार्ट के जगह सिंपली मुझे ये लिखना है, मतलब फॉर एग्जांपल इस पार्ट की जगह ये लिखना है। ओके, तो लिख लेते हैं। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख के लाया है। ठीक है, देख सकते हो ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये वाला पार्ट यहाँ पे है, और आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 को मैंने इस नोटेशन के साथ इंडिकेट किया है, कोई तो एक प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 को मैंने इस नोटेशन से इंडिकेट किया है, राइट। मैं होप कर रहा हूं ये क्या होगा आपको पता है। ये होगा 1 माइनस, राइट। यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू है उसे अगर आप 1 से सब्सट्रैक्ट करोगे ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस एक्सप्रेशन तक हम आए हैं। हम वापस से अपना ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जब भी ये सच होगा किसी भी डेटा पॉइंट के लिए, तब उस डेटा पॉइंट के लिए मैं क्या कर सकता हूं सर? प्रेडिक्शन क्लास 1 का ले सकता हूं, राइट। होप कर रहा हूं आप समझ पा रहे हो। जब भी ये सच होगा किसी भी डेटा पॉइंट के लिए, तो उस पॉइंट के लिए मैं क्लास 1 का प्रेडिक्शन लूंगा, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हम यहां तक आए हैं। अब इस पार्ट को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। तो अब तक हमने क्या देखा सर? जब भी ये पार्ट सच होगा किसी भी पॉइंट के लिए, मैं उस पॉइंट के लिए क्लास 1 का प्रेडिक्शन ले सकता हूं। अब यहाँ पे थोड़ा एक पैटर्न देखिए, इसे मैं थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे एक्सप्लेन करता हूं। ये पार्ट कैसे आया? मैंने देखा कि मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले सकता हूं और एक कॉमन पावर ऐड कर सकता हूं x1। वैसे ये कैसे आया सर? मैंने देखा कि मैं इस पार्ट को भी एक साथ लिख सकता हूं, इन दोनों पार्ट्स को भी एक साथ लिख सकता हूं विथ कॉमन पावर 1 माइनस x1। वैसे ये कैसे आया सर? मैंने इन दोनों को एक साथ लिया क्योंकि इन दोनों का कॉमन पावर है x2। ठीक है, वैसे ये पार्ट कैसे आया सर? मैंने इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ लिखा क्योंकि इन दोनों का कॉमन पावर है 1 माइनस x2। बाकी ये वाला पार्ट एज इट इज है, और ये कंप्लीट लॉग के अंदर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट इज। जब भी ये सच होगा आप क्लास 1 का प्रेडिक्शन लेने वाले हो। अब यहां पे सोचिए, ये लॉग के अंदर है, राइट, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। क्यों ना लॉग का प्रॉपर्टी यूज करे, इसे एडिशन में कन्वर्ट कर दे। मैंने क्या किया? लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, तो ऐसा मेरा एक्सप्रेशन आया। अब सोचने की कोशिश करिए, यहाँ पे x1 पावर में है तो इसे आप यहां से निकाल के यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे भी 1 माइनस x1 पावर में है तो इसे भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। x2 पावर में है, इसे भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। 1 माइनस x2 पावर में है, इसे भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, राइट। तो ये सब हम जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, आपका एक्सप्रेशन ऐसे निकल के आएगा। मैंने यहाँ पे पावर में जो कुछ भी था उसे यहाँ पे नीचे लिख लिया क्योंकि लॉग के साथ हम ये कर पाते हैं। बाकी ये वाला पार्ट एज इट इज। ओके, अब देखिए मैं क्या करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं वो एक्सप्रेशन लिख लेता हूं नेक्स्ट स्टेप का। ये पार्ट एज इट इज मैंने यहां पे लिखा है। ओके, आपका ये वाला पार्ट भी मैंने एज इट इज यहां पे लिखा है। आपका ये वाला पार्ट भी मैंने एज इट इज यहां पे लिखा है। आपका ये पार्ट भी मैंने एज इट इज यहां पे लिखा है। तो आपको सिर्फ कहां पे फोकस करना है सर? आपके इस पार्ट पे फोकस करना है। ओके, और आपको इस पार्ट पे फोकस करना है। इन्हें मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया? तो सबसे पहले इस पे फोकस करिए। 1 माइनस x1 इंटू दिस, ये कैसे लिख सकते हो? दिस माइनस टाइम्स x1 इंटू दिस, वही मैंने लिखा। मैं ये पार्ट आपको यहां पे एक्सप्लेन कर पाया हूं। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, इस पार्ट को आप यहां पे सिंप्लीफाई किया देख पा रहे हो क्या? 1 माइनस x2 टाइम दिस है, राइट। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे ऐसे बनेगा,
फिर ये पार्ट -x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा बनेगा। तो इस पार्ट को भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो इतना पार्ट आपको कहानी में पता चल चुका है। अब आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, जब भी ये सच होगा अब आप क्या करने वाले हो सर, क्लास 1 के लिए प्रेडिक्शन लेने वाले हो। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, यहाँ पे माइनस साइन है राइट, यहाँ पे माइनस साइन है, मुझे पसंद नहीं है माइनस साइन। अगर मुझे यहाँ पे प्लस बनाना होगा, अगर यहाँ पे मुझे प्लस बनाना होगा तो सिंपली मुझे क्या करना होगा सर, यहाँ पे रेस टू -1 लिखना होगा, यहाँ पे रेस टू -1 लिखना होगा, राइट। तो आप आपके सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करिए और आपके इस पार्ट पे फोकस करिए, क्योंकि बाकी का चीज एज इट इज लिखा गया है। ये बाकी का पार्ट एज इट इज लिखा गया है, बाकी का पार्ट एज इट इज लिखा गया है, ये बाकी का पार्ट एज इट इज लिखा गया है। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसे आपने यहाँ पे प्लस कर दिया था इसे, तो यहाँ पे -1 लिख दिया था पावर में, ठीक है। तो ये +x1 एज इट इज लिख दिया, लॉग भी ऐसे के ऐसे लिख दिया। पर इसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, a डिवाइडेड बाय b पावर -1, इसे आप कैसे लिख सकते हो पता है, b डिवाइडेड बाय a। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके ये पार्ट यहाँ पे न्यूमरेटर बन गया, ये पार्ट अब यहाँ पे डिनोमिनेटर बन गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, ये +x2 यहाँ पे वैसे के वैसे है, ये जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर बन गया, ये जो न्यूमरेटर में था यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, तो अब तक मैं आपको इतना पार्ट एक्सप्लेन कर दिया हूं और मेरे लिए एक नया डिसीजन रूल आ गया है। जब ये सच होगा किसी भी पॉइंट के लिए, मैं उस पॉइंट के लिए क्या कर सकता हूं, क्लास 1 प्रेडिक्शन ले सकता हूं। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। वो जाने से पहले इसे मैंने और सिंप्लीफाई किया है, इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखिए, जो भी x1 वाले टर्म्स थे उन्हें एक साथ कर दिया, ठीक है। जैसे x1 इंटू लॉग ऑफ दिस प्लस x1 इंटू लॉग ऑफ दिस है, राइट। तो अगर आप x1 कॉमन ले लोगे, x1 अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस। और उसे आप मल्टीप्लीकेशन में भी लिख सकते हो क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसे आप ऐसा समझिए, x1 लॉग ऑफ a है ये, x1 लॉग ऑफ b है ये, ठीक है। इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐसा समझिए। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप यहां से x1 कॉमन लेते इसे आप ऐसे लिख सकते थे, राइट, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, राइट। इसे आप फिर फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, log ऑफ a इंटू बी, राइट। अगर मैं इसे x1 log ऑफ a समझू, इसे x1 log ऑफ b समझू, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो वही मैं कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया हूं, x1 यहां से कॉमन आ गया और यहां पे जो कुछ भी था लॉग के अंदर वो प्रोडक्ट में आ गया, वो प्रोडक्ट में आ गया। ओके, अब दूसरा जगह देखिए, यहाँ पे x2 कॉमन है, यहाँ पे x2 कॉमन है, तो x2 वैसे के वैसे लिख लिया, और यहाँ पे जो लॉग के अंदर था वो प्रोडक्ट में आ गया। कहां पे सर, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये वाला पार्ट यहाँ पे है। ओके, तो अब तक मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है सर, इस टर्म को, इस टर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में यहां पे लिखा है, इस टर्म को, इस टर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में यहां पे लिखा है। ओके, बाकी इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को एक साथ ऐसे लिखा है, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस कैसे बनेगा, लॉग ऑफ, तीनों पार्ट्स मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, राइट। ये यहां पे है, ये वाला पार्ट यहां पे है, ये वाला पार्ट यहां पे है, राइट। ये पार्ट यहां पे है, ये पार्ट यहां पे है, ये पार्ट यहां पे है। ओके, तो अभी मेरे पास एक नया डिसीजन रूल आया है। ये कैसा दिखता है सर, जब ये सच होगा तब मैं सोच सकता हूं कि मुझे क्लास 1 का प्रेडिक्शन लेना है। ओके, तो अब तक आपने क्या देखा, ये जब सच होगा तब मैं प्रेडिक्शन ले सकता हूं क्लास 1 के लिए। अभी आपको इतना समझ नहीं है पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं,
ये जो मैं बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं ना, ये एक स्केलर वैल्यू है। ये एक स्केलर वैल्यू है। जैसे ही आपको आपका डेटा सेट मिल जाता है, आप तुरंत इन वैल्यूज को लर्न कर सकते हो। ये भी आपका एक स्केलर वैल्यू है। जैसे मैं आपको आपका डेटा सेट दे दूंगा, जैसे आपको मैं आपका डेटा सेट दे दूंगा, ये तीनों वैल्यूज आप तुरंत लर्न कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, इस स्केलर को मैं M1 बुलाता हूं, इस स्केलर को मैं M2 बुलाता हूं, इस स्केलर को मैं M0 बुलाता हूं। तो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे देख सकते हो पता है? M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 प्लस M0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आ चुका है। आप सोच रहे हो कि जब ये सच होगा तब मैं क्लास 1 के लिए प्रेडिक्शन लेने वाला हूं। और ये देखते ही समझ में आता है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन है। राइट, लीनियर है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, लीनियर है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। राइट, जैसे कि अगर आपका मैं x1 x2 का प्लॉट बनाऊं, x1 को ये एक्सिस पे कंसीडर करूं, x2 को मैं इस एक्सिस पे कंसीडर करूं, तो ये एक्सप्रेशन एक लाइन का एक्सप्रेशन होगा। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m0 इक्वल टू 0। और आप सोच रहे हो इस लाइन के एक साइड में एक क्लास प्रेडिक्ट करने वाला हूं, इस लाइन के दूसरे साइड में दूसरा क्लास प्रेडिक्ट करने वाला हूं। और इस लाइन पे क्या प्रेडिक्ट करोगे सर? इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे आया तो जब इक्वल टू भी होगा तभी मैं क्लास 1 प्रेडिक्ट करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस डिसीजन बाउंड्री को, वो ये है M1 M2। ठीक है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस लाइन को, वो कैसे बनेगा सर? M1 M2 को यूज करके बनेगा। तो आप क्या सोच सकते हो कि इस लाइन के राइट साइड में मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूं क्लास 1 के लिए, और इस लाइन के लेफ्ट साइड में मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूं क्लास 0 के लिए। इनफैक्ट अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे भी आता है, तभी भी मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा? क्लास 1 ही प्रेडिक्ट करूंगा, क्योंकि ये मैंने यहां पे लिखा है। इस इस इक्वेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ही ये है, इस लाइन पे हो या फिर इस लाइन के राइट साइड में हो, क्लास 1 प्रेडिक्शन लेना है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आया, तो कैसा निकल के आया सर? डिसीजन बाउंड्री का एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री निकल के आया। ओके, तो ये सेम डिसीजन रूल यहां पे मैंने समराइज किया है। जब ये पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्लास 1 प्रेडिक्शन लोगे। अगर ये लेस देन 0 होगा, क्लास 0 प्रेडिक्शन लोगे। मैं होप कर रहा हूं कि डिसीजन बाउंड्री आपका कैसा होगा वो आपको समझ में आया है। और ये पूरा डिस्कशन हमने कब किया है सर? हमने सोचा कि आपके ये दोनों फीचर्स कैसे फीचर्स हैं सर? बाइनरी फीचर्स हैं। बाइनरी फीचर्स हैं, ये मत भूलिएगा। फीचर्स आर बाइनरी। तब नेव बेस्ड क्लासिफायर एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनाता है, वो एक लीनियर क्लासिफायर है। ओके सर, थैंक यू।